तो हम ऐसे एल्गोरिथम को जब लिखें तो कंपाइलर पे लोड डाल देते हैं कि वो काफ़ी चीज़ें मेंटेन कर रहा होता है बिहाइंड द बेसिकली कोड, और वो खुद अपने कोड से जो है वो स्टैक और दूसरी चीज़ें मेंटेन करता है। तो हम उन मेंटेनेंस को देखना चाहते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक बात। दूसरा ये है कि जब उस मेंटेनेंस को देखेंगे तो उसकी जो आउटपुट है वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा फीचर होगा कि भाई ये रिकर्सिव एल्गोरिथम मैं खुद लिखना चाहता हूँ तो उसके आउटपुट्स कैसे देख सकता हूँ। और तीसरी बात ये है कि फिर उस रिकर्सिव एल्गोरिथम को लिखने से फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर मैं मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली ना लिखूँ तो मुझे क्या एडवांटेज होगा, रिकर्सिवली लिखूँ तो क्या एडवांटेज होगा। तो merge sort is not only the recursive algorithm, we have a lot of algorithm in this category ना। तो हमें एक बेसिक पता चल जाए तो हम किसी भी एल्गोरिथम को बआसानी जो है वो एनालाइज कर सकेंगे। तो इसलिए अभी हम किसी एल्गोरिथम को तो नहीं, मतलब एल्गोरिथम तो लिखा हुआ है लेकिन किसी नोन एल्गोरिथम को तो नहीं एनालाइज कर रहे, बट वी आर बेसिकली लर्निंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम, हाउ टू बेसिकली ट्रैवर्स, हाउ टू मेक द ट्री, हाउ टू बेसिकली एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीज़ें हम कुछ पैटर्न के बेसिस पे देखेंगे ताकि उस पैटर्न अगर हमारे जहन में रहे तो हम आगे वाले एल्गोरिथम को भी इसी तरह एनालाइज कर सकें। तो इस बेसिस पे हमें 3 एल्गोरिथम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ने हैं। एक है मर्ज सॉर्ट, दूसरा है क्विक सॉर्ट, तीसरा है हीप सॉर्ट। ठीक है, इन तीनों को इंशाल्लाह हम इसी और इसकी ग्रिप इसलिए मजबूत करनी है कि जैसे मैंने अभी कुछ लोगों को एडवांस एल्गोरिथम पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमें प्रायोरिटी क्यू बनानी पड़ी। तो प्रायोरिटी क्यू मैंने हीप से बनाई। अब हमें वहाँ पे हीपिफाई और हीप के दूसरे फंक्शन पता ही नहीं थे, बहुत सारे लोगों को पता थे, भूल गए थे, या हो सकता है कि लोगों ने पढ़ा भी ना हो। तो वो हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि जब हम इसके एडवांस लेवल पे जाएं तो हमें पता हो कि हीप सॉर्ट जो है वो हीपिफाई कैसे करता है, बिल्ड हीप कैसे करता है। वो जो कि अभी वो तीसरा टॉपिक होगा, तीसरे वीक में पढ़ने होंगे। तो ये 3 पढ़ने के बाद हमारा काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद हम ट्री डायग्राम पे चले जाएंगे और उसमें फिर हम ग्राफ के ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और इस तरह के जो ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आस्ता से कोर्स जो है फिर हमारा एंडिंग की तरफ जाएगा। तो हमें रिकर्सिव एल्गोरिथम के बारे में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है वो कैसे बेसिकली रन करता है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इसकी एक डायग्राम देखी थी और मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोग्रामर है आप उसको रन भी करके देखें, यू विल सी द सेम आउटपुट ना। तो मैंने कहा था कि भाई देखो सिंपल है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, मैं उसको पूरा तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि हमने जो किया था उसके पैरेलल तुम आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमने लास्ट क्लास में एक एल्गोरिथम लिखा था जो बहुत ही सिंपल था, रिकर्सिव था। इस रिकर्सिव के अंदर से कुछ नहीं, अगर मैं कोई भी रिकर्सिव कॉल करूं, यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है ये वाला रिकर्सिव कॉल, तो कोई भी अगर मैं रिकर्सिव कॉल करूं तो इस रिकर्सिव कॉल के अंडर सुपरविजन में 2 टास्क जो है वो हमें सॉल्व करनी, इस तरह सोचा जाता है। तो चाहे वो पहला रिकर्सिव हो या चाहे वो इसकी वजह से दोबारा वापस यहाँ जनरेट हुआ हो, हर एक की वजह से 2 टास्क परफॉर्म करने होते हैं। एक टास्क तो ये होता है कि आप रिकर्सिव को दोबारा कॉल कीजिए एक नंबर कम करके और एक प्रिंटिंग जॉब करें पहले वाले रिकर्सिव की वैल्यू के हिसाब से। यानी अगर मैंने यहाँ 3 कॉल किया है तो आपने 2 से रिकर्सिव कॉल करना है, 3 की प्रिंटिंग करानी, ये काम करना है, तब जाके ये काम हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक ये, जैसे लास्ट क्लास में भी रिजवान ने और दूसरे स्टूडेंट ने कहा था कि प्रिंटिंग तो करेगा ही नहीं कभी। इसकी वजह ये थी कि हमें ये नजर आ रहा था कि ये रिकर्सिव इसको जाने नहीं देता था यहाँ पे। लेकिन जाने ना देने का मतलब ये नहीं कि इसको स्टोर नहीं कराया जाता। हम जब फर्स्ट 1 कॉल करते हैं तो इसके लिए एक स्टैक बना के उसको स्टोर करते हैं। स्टैक बना के स्टोर करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी जॉब्स हैं उनमें से जो जॉब आप अभी एक्शन में ला रहे हैं उसको तो एक्शन करा दें, लेकिन जो इसकी जॉब नहीं एग्जीक्यूट कर रहे वो इसके साथ यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो फर्स्ट 3 का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली रिमेनिंग जॉब यहाँ पे इसको स्टोर कर देते हैं इसके साथ। और वो स्टोर करने के लिए हमें हार्डवेयर पढ़ना चाहिए कि भाई प्रोग्राम आईडी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आईडी क्या होती है, इस तरह की चीजें जाके स्टोर हो जाती है, पूरा प्रोग्राम जाके स्टोर नहीं होता। तो वो चीजें एक अलग कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इट इज नॉट मीन कि अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये प्रिंट होगा ही नहीं, होगा, लेकिन वो उसकी में बारीक हो, उस चीज को समझना चाहते हैं। एक दफा ये हमें समझ आ गया तो इंशाल्लाह फिर हमें अगले वाले रिकर्सिव के अंदर कोई इशू नहीं होगा, आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे। और यही हमारा मकसद है कि जब आपको एक रिकर्सिव समझ आए तो बाकी रिकर्सिव आप खुद अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे भाई कैसे होता है। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मैंने कहा था देखो भाई इसको, ये जो इसकी इस डायग्राम से ये जो ट्री डायग्राम है ये हमारी मर्जी की डायग्राम है। हमने मतलब एक स्टूडेंट नहीं सोचता, मैं हर चीज़ इसके समझा देता हूँ कि भाई अभी हमारा डिस्टेंस इस तरह के स्टूडेंट सवाल नहीं पूछ पाता, जहाँ तक पॉसिबल है स्टूडेंट के क्वेश्चन भी मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। कि स्टूडेंट सोचता है कि जैसे मैंने इसको चलाया तो मैंने कहा फर्स्ट 3 के लिए चलाया मैंने, ठीक है, फर्स्ट 3 के लिए चला दिया मैंने। जब वो नीचे आया तो उसने देखा 3 जो है वो यानी
आई को हमने यहाँ पे मेंशन तो किया ही नहीं है कि आई जो है वो एन से बड़ा होगा या क्या, तो मैंने कहा था कि इसको हम हैंडल करेंगे कि सही मैंने कर दिया था, लेकिन यहाँ लिखना दोबारा सही भूल गया था कि ये चलेगा कहाँ तक चलेगा कि जो एन है हमारे पास उस वक्त तक चले जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे जो ऊपर वैल्यू आ रही है जो उस वैल्यू तक उसको चलाना है। मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, मैं लिखता हूँ उसको, ठीक है। तो यानी हमें इसको बेसिकली n इज ग्रेटर, सॉरी हाँ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही याद आ गया, n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये एक एक कम हो रहा है ना, तो 0 तक चलेगा और 0 के लिए नहीं चलाना है, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ कि वी विल राइट द करेक्ट यहीं पे कर देते हैं ताकि आइंदा के लिए मैं इसको लिखना इस तरह ना करना पड़े। मैं यहाँ लिख देता हूँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन 0 पे बाहर निकल जाए, ठीक है। कुछ इस तरह के एल्गोरिथम यहाँ पे बन जाएगा। तो दिस वुड बी लाइक दिस कि क्योंकि आई तो हैंडल हो ही नहीं रहा था तो हमने आई को हटा दिया और हमने कहा कि भाई ये इस तरह चलेगा। तो ये डायग्राम मैं जो बता रहा था वो ये कि जो स्टूडेंट सोच सकता है वो ये कि 3 के लिए चलाया, ये नीचे आया 3 के लिए, ये चीज ट्रू हो गई, ट्रू होने के बाद यहाँ आ गया। अब यहाँ पे एक जॉब इसकी ये वाली है, एक जॉब ये वाली। कौन सोचता है कि जब ये फर्स्ट 3 के बाद फर्स्ट 2 होके कॉल होगा तो किसने कहा कि इसको 2 को लेफ्ट पे रखना है, आप ना रखें, ये सवाल में बता दें। तो स्टूडेंट सोच सकता है कि अगर आपने यहाँ पे अगर ये क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे जो है वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ 3 के लिए आपने चलाया तो इट इज नॉट एसेंशियल कि यू विल प्लेस फर्स्ट 2 इन द लेफ्ट साइड, यू कैन डू इट इन द राइट साइड एज वेल। आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं f और प्रिंट को यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो प्रिंट जो है वो 3 की होनी है। लेकिन ये ख्याल रखना कि इट इज, ये भी हमें ज़हन में होना चाहिए कि वी आर नॉट ऑलवेज ट्रैवर्सिंग द लेफ्ट साइड, इज डिपेंड ऑन द योर फंक्शन। पहला फंक्शन ये है तो वी विल बेसिकली ट्रैवर्स फ्रॉम दिस साइड। अब हमें ट्रैवर्स इसके लिए इस साइड से करना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कहाँ प्लेस करते हैं। जो जॉब है वो लेफ्ट या राइट कहीं भी प्लेस हो सकती है, लेकिन इज डिपेंडेंट कि जहाँ प्लेस हो रही है उसी तरह से ट्रैवर्स करेंगे जो पहली जॉब है। तो इस वक्त हमने फर्स्ट 2 को लेफ्ट पे प्लेस किया हुआ है और प्रिंट को राइट पे प्लेस किया हुआ है। ये बताने का मकसद ये है कि फर्स्ट 3 की 2 जॉब्स हैं, ठीक है, और सो ऑन। ये हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, ट्रैवर्स भी करा दी था मेरे ख्याल है। और उस बेसिस पे मैंने कहा था कि इस बात का ख्याल रखना कि जब हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे होते हैं तो जो पहला रिकर्सिव कॉल होता है इसको लाजमी इसने यहाँ पे इन करना ही करना होता है स्टैक में कंपाइलर ने। और जैसे यहाँ पे ट्रेस हो रहा है ना, तो ये ट्रेस जो हो रहा है तो ये यहाँ से जैसे इसने फर्स्ट 3 को हिट किया, इसने आके यहाँ पे स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद ये आगे गया और उसके बाद फर्स्ट 2 को कॉल किया। अच्छा, फर्स्ट 3 को हिट करने का मतलब ये होता है कि इसकी एक जॉब तो एग्जीक्यूट होने जा रही है, एक जॉब एग्जीक्यूट की हुई, तो फर्स्ट 3 को स्टोर करने का मतलब ये है कि प्रिंटिंग 3 की जॉब जो इसके साथ एसोसिएट है वो स्टोर हो गई है, ठीक है। वो अपनी बारी पे जब इसकी बारी आएगी जब ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नीचे मूव करेगा फर्स्ट 2 को, फिर नीचे फर्स्ट 2 को भी इसी तरह स्टोर कर देगा ये, क्योंकि इसकी सारी जॉब अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। फर्स्ट 2 के बिहाफ पे फर्स्ट 2 के अंदर जो पहली जॉब है फर्स्ट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, इसी तरह फर्स्ट 0 को एग्जीक्यूट करेगा। ये सारे के सारे चले जाएंगे इसमें। फर्स्ट 0 के अंदर कोई चीज़ भी नहीं जाएगी साथ में, क्योंकि उसकी कोई जॉब नहीं है। जॉब न होने की वजह से ये फौरन यहाँ से रोल करके बाहर आएगा। हम मैंने कहा था नॉन टेक्निकली बताने के लिए कि जब डायग्राम में ऐसा लगे कि अब ये फर्स्ट 1 पे दोबारा नहीं आएगा तो द फर्स्ट 1 विल बी रिमूव, यानी जब वो ये वापस जा रहा हो इसका मतलब है फर्स्ट 1 स्टैक से रिमूव कर जाएगा, ठीक है। और किसको हिट करेगा? फर्स्ट 1 को। फर्स्ट 0 से हिट हो गया, फर्स्ट 1 को हिट करेगा। फर्स्ट 1 को हिट करने का मतलब ये है कि फर्स्ट 1 की एक जॉब कंप्लीट हो गई जो कि फर्स्ट 0 थी, कोई भी काम नहीं था इसका, और इसकी दूसरी, अब आप फर्स्ट 1 पे हिट हुए में देख रहे हैं, तो वो जब फर्स्ट 1 को हिट करेगा तो इसका मतलब है कि स्टैक में जाओ, और से व्यू करके आ रहे हैं, तो स्टैक में जाओ और जाके फर्स्ट 1 के साथ एसोसिएटेड जो दूसरी जॉब्स हैं वो उठा लो। अगर इसकी 3-4 जॉब्स होती ना तो अगली उठा लेता हूँ। अभी हम देखेंगे 3 जॉब वाले कैटेगरी को। तो जब उसकी अगली जॉब उठा लेगा यहाँ से, अगली जॉब यहाँ से उठाएगा तो ये प्रिंटिंग की जॉब यहाँ पे आ गई और वो प्रिंट कर देगा 1। अब ये प्रिंट हो गया 1 जो मैंने यहाँ प्रिंट किया था, ठीक है। एंड सिमिलरली ये फर्स्ट 1, अब देखिए फर्स्ट से ये बाहर निकल रहा है तो फर्स्ट से फाइनली बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो फर्स्ट से फाइनली बाहर निकल रहा था, हमने इसको कट कर दिया, अब फर्स्ट दोबारा यूज नहीं होगा। एंड सिमिलरली हिट करा 2 पे, 2 की जॉब निकालो। 2 की जॉब क्या है? प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की आपने, प्रिंटिंग करने का 2 को बाहर निकाला क्योंकि फाइनली 2 से बाहर जा रहे हैं आप, ये तो 2 बाहर आ गया। एंड देन 3, और ये इसके बाद यहाँ पे 3। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, एक सवाल तो ये आता है, यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल ट्रैवर्सिंग की समझ आ गई होगी, जो हमें समझना इस वक्त BAA के कोर्स में तो जरूरी है
एक सवाल ये आता है कि इसकी दो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक टाइम एक स्पेस। तो मैं अभी स्पेस को बताऊं तो स्पेस बहुत आसान है। आप देखें यहाँ पर इस वक्त तो एल्गोरिथम में अगर देखें तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस आप नहीं ले रहे यहाँ एल्गोरिथम में, ना कोई आई लिया, ना कोई जे लिया, ना कोई लूप चलाया। एन यूजर ने दिया था, वही एन यहाँ यूज कर लिया आपने। एन तो वही यूज हो रहा है जो यूजर ने दिया, आपने कोई अपनी मर्जी से एन तो लिया नहीं। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एल्गोरिथम में वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। हाँ, जब ये चलता है, रन होता है, तो इसके बिहाइंड ठीक है, इसके बिहाइंड जो है वो एक स्टैक जो है वो क्या होता है, आप इनिशियलाइज करते हैं। वो स्टैक जो इनिशियलाइज होता है उसका साइज जो है इस ट्री की डेप्थ पे डिपेंडेंट होता है कि ट्री की डेप्थ क्या है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अब ट्री की डेप्थ से क्या मुराद है कि अगर मैं भी सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि जनरलाइज रिकर्जन का कोई बता रहा हूँ, अभी इस एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ जो मैंने लिखा है। इस एल्गोरिथम में 2 जॉब है, तो इसका मतलब है, और अगर आप जो कॉल कर रहे हैं 3, अब जरा डेप्थ देखिए, 3 कॉल किया तो कितनी डेप्थ तक किया, इसको मिला के आपने कहा 1, अगर 1 से काउंट करें, आपने कहा 2, फिर आपने कहा 3 और आपने कहा 4। आपको 4 स्टैक की जरूरत पड़ेगी अगर आपने फर्स्ट 3 कॉल की। यानी 3 का मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 कॉल कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा जो है वो रिक्वायरमेंट है स्टैक में। वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जो जिस पे फेलियर है ना, वो भी जाके स्टैक में स्टोर हो रहा है, तो वो फेलियर वाला भी यहाँ जाके स्टोर होगा। ये बात समझ में आती है? तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 5 कर दूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने स्पेस चाहिए। तो आप कहेंगे 5 है तो 5 + 1 जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, 5 + 1 जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक हो रहा है बात समझ आ रही? और अगर मैं कहूँ कि ये 6 है तो आपसे आपके क्यों एक फेलियर वाला भी स्पेस ले रहा है। तो मुझे आसानी नजर आ रहा है इस वाले एल्गोरिथम में कि अगर मैं रन करूँ तो मुझे इस एल्गोरिथम के सामने फ्रंट पे तो कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसपे मैं कहूँ कि स्पेस चाहिए, लेकिन बैक एंड पे मुझे एक स्टैक चाहिए और उसकी तादाद है n+1। ये बात समझ में आती है? n+1 स्टैक रिक्वायरमेंट है। तो कहता है कि द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन द स्पेस ऑफ द स्टैक। स्पेस जो रिकर्जन के अंदर होता है, वो अगर तो कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है तो सारा का सारा डिपेंड जो है वो स्टैक के ऊपर डिपेंड करता है। और कहता है 1 मोर स्पेस ऑफ द प्रोवाइडेड डेटा। और कितना होता है वो, जितना स्पेस आपको चाहिए होता है वो क्या है, जितना डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे एक ज्यादा। यानी अगर आप 5 प्रोवाइड कर रहे हो तो ज्यादा, वो मैंने बता दिया फेलियर की वजह। तो रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द फेलियर रिकर्जन कॉल ऑफ f ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ 0 की वजह से। द स्पेस रिक्वायरमेंट इज स्पेस, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज n+1। ये तो इसका हो गया रनिंग टाइम। रनिंग टाइम का मतलब है कि आप जब भी चलाएंगे ये रनिंग टाइम होगी इसकी। आप इसको 6 के लिए चलाएंगे 7 चाहिए, 8 के लिए चलाएंगे 9 चाहिए, 1000 के लिए चलाएंगे 1001 चाहिए। ये हो गया रनिंग टाइम। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी ये फैमिली जो इसकी लीनियर है, ऑर्डर ऑफ एन। क्योंकि यहाँ से जब आप हायर पावर उठाएंगे तो एन आ जाएगा, तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ एन फैमिली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बिलोंग करती है। तो इट मीन्स इफ यू नीड, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपके पास जो स्पेस है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ एन की स्पेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो स्पेस हो गया। अगर कोई कहता है कि मुझे इसकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें इसको एनालाइज करना होगा कि हमें कितना टाइम इसको चलाने के लिए लगेगा। ठीक है, हम कहेंगे fn चलाने के लिए कितना टाइम लगेगा, आपको क्या कहेंगे, fn चलाने के लिए इतना टाइम लगेगा जितना इन दोनों को काम करने के लिए। तो और तो कोई काम ही नहीं है, यानी टेस्ट होगा और टेस्ट होके अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद जितना टाइम इसको लगेगा उतना टाइम इसके लगेगा। लेकिन इसको चलाने के लिए ये अननोन टाइम है। ये तो चलो प्रिंटिंग जॉब है, एक टाइम लगेगा, लेकिन ये अननोन टाइम है। फिर आप कहेंगे इसको चलाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दोबारा आएंगे आप कहेंगे ये दोनों टाइम लगेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट n या फर्स्ट 3 को चलाने के लिए हमें फर्स्ट 2 का पता होना चाहिए। सही कह रहा हूँ? जैसे मैं फर्स्ट 3 चलाता हूँ तो मुझे फर्स्ट 2 के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं बता सकूंगा, वरना मैं कैसे बताऊंगा। और यही रिकर्जन कहते हैं। आपको याद है तो मैंने रिकर्जन की बात की थी, तो मैंने कहा था कि करंट मालूम करने के लिए प्रीवियस का पता होना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन इन द मैथमेटिकल फॉर्मेट। व्हेनेवर यू आर सेइंग इन द कंप्यूटर साइंस, तो वी आर सेइंग द फंक्शन इज कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स और इसकी डेफिनेशन में कोई फर्क आया, सिर्फ बोलने के अंदाज में फर्क आया है, लेकिन अंदर की जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है वो दोनों की सेम है। ठीक है ना? तो इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि whenever you are asking the time complexity of this one, कि how much time is required for the first of n, then it means we need the time of the first of n-1। इसके बारे में तो चलो कोई मसला नहीं। प्रिंटिंग जॉब अगर एक टाइम लेती है, एक इंस्ट्रक्शन है,
एक इंस्ट्रक्शन तो ये तो हर दफा एक ही देगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में हमें नहीं पता। और अगर यहाँ से हम n-1 भेजेंगे तो इट मींस वी नीड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n-2, ठीक है, हमें n- इस तरह ये चलता रहेगा। तो हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा ये, तो वी विल बेसिकली मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस रिकर्जन इन द मैथमेटिकल फॉर्मेट, एंड व्हेनेवर द मैथमेटिकल फॉर्मेट रिकर्जन विल बी डेवलप, देन वी विल सॉल्व द बेसिकली टाइम प्रॉब्लम। तो पहला पहला इंस्टेंस ये है कि आप इसका मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन कर दें, ठीक है। और देखो याद रखना, हम हर दफा इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करेंगे जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, ये हम मेमोराइज करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े एल्गोरिथम होंगे, हम कहेंगे अच्छा ये रिकर्जन इस तरह का है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, ठीक है। देन वी विल से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एवरी टाइम दिस कॉम्प्लेक्सिटी, अभी तो मैं सिखाने के लिए सब करा रहा हूँ, अगर आपका एक बेस बन जाए। तो मैंने कहा कि इसकी रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, वरना ये मैं व्हाइट बोर्ड पे कराता, ये सारा काम मैंने कॉपी से कॉपी किया है, ये सारा काम व्हाइट बोर्ड पे कराने का है, लेकिन मजबूरन मैंने यहाँ सारी स्लाइड में डाल दी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे कराते हुए बोलते हुए समझाना ज़रा आसान और अच्छा लगता है कि भाई आपको समझ आ रहा है। खैर यहाँ भी समझ में तो आ ही जाएगा। देखें, हमने कहा रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप ये है कि अगर मैं n डेटा प्रोवाइडेड पे टाइम निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे n-1 का टाइम चाहिए और एक जॉब प्रिंटिंग की है, उसको मैंने 1 कह दिया। मेरे ख्याल समझ में आ गया। Whenever you are going to find the time complexity of the data n, we need the time complexity of the data n-1 plus 1. Plus 1 is a basically job of the printing. तो मैं दोबारा से एल्गोरिथम की तरफ जाता हूँ, तो मैं जो एल्गोरिथम की तरफ जाऊंगा तो हमें नजर आएगा कि हो क्या रहा है। तो हम कहेंगे ये रही हमारे पास एल्गोरिथम, तो हम कहेंगे कि अगर मुझे इसका निकालना है टाइम, तो मैंने फर्स्ट से उसको टाइम में कर दिया, टी में कर दिया, तो हमें टी ऑफ n-1 चाहिए और एक प्रिंटिंग जॉब, ठीक है। यानी इसके लिए ये दो चीजें चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो मैंने अभी मसला से मुराद ये है कि जो हमें नजर आ रहा है, प्रॉब्लम इज दैट बेसिकली व्हाटएवर वी आर सीइंग हियर कि वी हैव tn-1, हमें tn-1 ये नजर आ रहा है, राइट। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द tn-1 टाइम। तो अच्छा मैं सवाल देख लेता हूं, व्हाट इज द केस इफ डू नॉट हैव प्रिंट। हाँ, तो ये अगर प्रिंट नहीं होता तो ये डायरेक्टली कट जाता, और सिर्फ हम लिखते हैं tn इज इक्वल टू tn-1, और अगर 4 जॉब होती तो हम 4 जॉब को लिख देते हैं। यानी अगर प्रिंट भी होता और 2 जॉब्स और होती तो हम यहाँ पे 3 लिख देते, 3 जॉब्स हैं। और अगर जॉब नहीं होगी तो उसको हटा देंगे और सिर्फ ये वाला लिख देंगे, ओनली फॉर दिस वन, ठीक है। ये दो चीजें हमारे जहन में रहनी चाहिए। देन +1 रिमूव, जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही सही फॉर्म। अच्छा जी, इट मीन्स के हमने कहा कि ये प्रिंटिंग है। अब मेरे ख्याल से सब हमारे पास अभी 8 स्टूडेंट है, समझ में आ रहा होगा इन लोगों को। तो ये अब इशू ये है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम ऑफ tn-1, वी नीड टू फाइंड द टाइम n। अब देखो ये खुद भी रिकर्सिव है, यानी ये अब एल्गोरिथम में ये पास हुआ n-1। मैं अगर एल्गोरिथम की तरफ जाऊं तो इट मींस जब आपने कहा कि tn-1 चाहिए, तो अब यहाँ पे n जो है इसको दोबारा कॉल किया तो n की जगह n-1 हो गया, और n-1 होके जब नीचे आया तो ये n-2 हो गया। इट मींस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द n-1, यू नीड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n-2, ठीक है। ये आपको चाहिए होगा। तो ये एक चेन प्रोसेस हो गया, और रिकर्जन होती है हमेशा चेन प्रोसेस। व्हेनेवर यू विल फाइंड द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, यू कैन गो फॉर द, तो मैंने याद है 3 चीजें लिखवाई थी, इनिशियल कंडीशन, स्टॉपिंग क्राइटेरिया एंड रिकर्जन रिलेशन। यहाँ पे तीनों चीजें हमें नजर आ रही है। दिस इज बेसिकली रिकर्जन रिलेशन, समझ में आई बात है। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, चेक लगा हुआ है, कहाँ चेक लगा हुआ है, ये रहा चेक, ये n जो है वो 0 तक जाएगा। हायर वैल्यू से मैंने अगर यहाँ 5 दिया तो 0 तक जाएगा। 5, अच्छा यहाँ पे उल्टा उल्टा देख रहे हैं हम, 5 इनपुट किया है और 0 तक जाएगा, तो इनिशियली वैल्यू सपोज कर लो 5 है और 0 तक जाना है, लेकिन हम कहते हैं ये है कि 0 से 5 तक चलाना है इसको। तो हमारे पास 3 चीजें जब तक रिकर्जन में नहीं होती, वी कैन नॉट रन द रिकर्जन। व्हेनेवर यू विल गेट द 3 थिंग्स, और स्टॉपिंग भूल जाओ अगर, तो फिर आप स्टॉप नहीं कर सकते उसको। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ हाँ 0 से शुरू करो, कहाँ पे खत्म करना है, तो फिर वो तो चलता रहेगा रिकर्जन। आपको f0 की वैल्यू मालूम है, फिर f1 की मालूम कर लो, फिर f2 की मालूम कर लो, फिर f3 की मालूम कर लो, एंड सो ऑन। आप मालूम करते रहोगे, रुकेगा ही नहीं। तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया मतलब कहाँ रोकना है, तो f ऑफ फलां पे जाके रोकना है, ये हमें पता होता है, तो वो उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो थ्री थिंग्स मैं बार बार कहता हूँ, थ्री एंटिटीज आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिकर्जन। नंबर 1 इज रिकर्जन रिलेशन, number 2 initial condition, and number 3 is called basically stopping criteria. And
अगर आप इसको देखें तो इस वक्त इस डायग्राम में इनिशियल कंडीशन जो है वो 0 है, जहाँ से इसको फेल होना है, ठीक है। और यानी अगर आप कहें कि भाई f0 की वैल्यू क्या है, जैसी पता चलेगी f1 की पता चलेगी, f1 की वजह f2 की पता चलेगी, तो इनिशियल कंडीशन जहाँ से चेंज चलना शुरू हो और स्टॉप करेंगे जाके 3, ठीक है। ये 3 चीजें में तो आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए नहीं कर रहे, वी आर डूइंग बेसिकली इन द जनरलाइज फॉर्मेट, हम इसको जनरलाइज फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो इस वजह से रिकर्जन रिलेशन जो है ये बना हुआ है, ये रिकर्जन रिलेशन कहलाता है। ये जो चीज है ना, ये रिकर्जन रिलेशन है। ये नहीं होगी तो स्टॉपिंग और स्टार्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। So you should have basically recursion, or all. This is not always the recursion relation. This is basically based on the scenario. जो कंडीशन दी जाएगी उसका रिकर्जन रिलेशन डिफरेंट होता है, हर एक का रिकर्जन रिलेशन। इस वक्त जो एल्गोरिथम है उसका रिकर्जन रिलेशन ये है, Tn is equal to Tn-1 plus 1. ये रिकर्जन रिलेशन इस वक्त हमारे करंट एल्गोरिथम का। If you will use the some other equation algorithm, so the recursion relation would be changed, ठीक है। डेट n-1 रिकर्जन, जी बिल्कुल ऐसा ही। पूरी इक्वेशन को रिकर्जन रिलेशन कहते हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस वाले पार्ट को कह रहा हूँ, द होल इक्वेशन इज अ रिकर्जन रिलेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आते हैं। तो ये हम कहते हैं कि अब हमें अब जरा सा इधर तवज्जो देना, इस थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ट्रिकी है कि अब हम ये कहेंगे कि हमें अगर Tn की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो Tn-1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता होना चाहिए। अब Tn-1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता नहीं है, तो हम कहेंगे अगर हमें Tn-1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो हमें इसके लिए रिकर्जन रिलेशन लगाना पड़ेगा, जो हमारा एल्गोरिथम कहता है। वो क्या कहता है कि Tn-1 की रिकर्जन रिलेशन बनेगा उससे एक काम और एक जॉब, यानी अगर मैं कहूँ उसकी एक जॉब किसकी, प्रिंटिंग की जॉब, तो ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, गौर से देखो। तो क्या होगा, Tn-1 का क्या रिलेशन बनेगा, Tn-1 का क्या बन जाएगा, Tn-1 में एक और माइनस करूंगा, Tn-2 n+1, और ये वाला +1 तो एज इट इज ये वाला मैंने कॉपी कर दिया। समझ आई बात? ये Tn-1 के लिए मैंने ब्रैकेट में अलग से लिख लिया, बिल्कुल वही रिलेशन है जो ऊपर वाला था। Tn के लिए लिखा था Tn-1 +1, तो अब Tn-1 के लिए क्या लिखोगे, Tn-2 +1। अब आपका होगा कि अगर मुझे, अब ये एक नई इक्वेशन बन गई, ये रही, ठीक है, ये रही। अगर मुझे Tn-2 चाहिए तो फिर मैं रिकर्जन लगाऊंगा, और रिकर्जन कोई नया नहीं आएगा, वही रिकर्जन जो हमारे एक एल्गोरिथम में। तो क्या होगा, इससे एक कम का रिकर्जन कॉल करो और एक प्रिंटिंग जॉब, ये रही। तो Tn-3 +1, तो क्या बन जाएगा, Tn-3। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो ये कि जब मैं देखता हूँ कि मुझे Tn-3 चाहिए तो यहाँ पे 3 1 होते हैं। पैटर्न देख रहा हूँ मैं, ये पैटर्न नजर आ रहा है मुझे कि अगर मैं Tn-3 कह रहा हूँ तो यहाँ पे 3 1 आ जाते हैं, अगर मैं Tn-2 कह रहा हूँ तो यहाँ पे 2 1 आ जाते हैं, और अगर मैं Tn-1 कह रहा हूँ तो यहाँ पे 1 1 आ जाता है। तो ये एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको डॉट 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 करते हुए, क्योंकि मुझे एंड तक पहुंचना है तो कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करूंगा मैं, तो मैं कहता हूँ उसको अगर डॉट डॉट करते हुए किसी एन के इंटीजर की बात करूँ, के इज एनी इंटीजर, ठीक है, ये कोई भी एक इंटीजर है। अगर मैं इसका किसी इंटीजर के लिए बात करूँ, वी कैन राइट Tn-k, राइट, बात समझ में आती है। तो हाउ मेनी वंस आर देयर, कितने वंस होंगे यहाँ पे, kth 1 होंगे भाई, सही है ना, बिल्कुल सही। इसके अंदर कितने 1 होंगे, kth 1 होंगे। These are the basically kth ones, ठीक। अशर में लेता हूँ, अशर क्या कह रहे हो, Tn-2 +1 होना चाहिए था, सिर्फ +1, तो जॉब तो Tn-1 की प्रिंटिंग जॉब है। तो हाँ, तो मैंने सही तो लिखा, Tn-1 +1 ही तो लिखा है। मैंने कब कहा, मैंने कहा Tn-2 के लिए, Tn-1 के लिए Tn-2 +1 ही तो लिखा मैंने, एक्स्ट्रा क्या। और ये एज इट इज कॉपी कर दिया, क्योंकि हम निकाल तो मेजर Tn का निकालने के लिए Tn-1 चाहिए, और Tn-1 निकालने के लिए तो ये जॉब तो फिर भी रिक्वायर्ड रहेगी ना ओवरऑल Tn निकालने के लिए। लेकिन Tn की जॉब के लिए, अली को जो आंसर दे रहा हूँ, Tn की जॉब के लिए तो ये जो चीज चाहिए था वही लिखी मैंने ब्रैकेट में, और ये मैंने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। तो बट लेकिन अब अगर आप, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये समझने वाली बात है जो मैंने कहा थोड़ी सी ट्रिकी है। हम असल में मालूम कर रहे हैं Tn की जॉब कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए इंटरनल प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें Tn निकालने के लिए Tn-1 चाहिए,
और Tn-1 के लिए Tn-2 चाहिए, तो ये जॉब तो रहेंगी ना, इस जॉब को खत्म तो नहीं करेंगे क्योंकि ये जॉब बेसिकली इसके अंडर सुपरविजन में आ रही है, इस वजह से उसको खत्म नहीं कर सकते है। और इस तरह हम आगे बढ़ गए। तो हमने कहा कि जब हम इस तरह आगे बढ़ेंगे तो किसी के पोजीशन पहुंचेंगे, तो मैंने यू रीच द के पोजीशन, इट मींस के का मतलब ये कोई भी के इंटीजर है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो हम उसको एक रेंज तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये कितने वंस होंगे, kth वन होंगे, जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया, kth वंस होंगे। ठीक है, मैंने कहा अच्छा और आगे बढ़ा लो, तो k के बाद हम फाइनली कहाँ तक पहुंच जाएंगे, n तक पहुंच जाएंगे। जब n तक पहुंचेंगे तो लिखेंगे t, जैसे n-k लिखा था n-1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, यहाँ पहुंच जाएंगे nth टर्म तक। तो समझ में आ रहा है ये तो हम मैथमेटिकल मॉडल को जिस तरह लिखते हैं ना वैसे लिख रहे हैं कि इसको हमें एंड तक लेके जाना है, तो एंड तक लेके जाने के लिए हम उसको इस तरह कर रहे हैं कि पहले हम 3 के लिए क्या, अब कब तक जब करते रहेंगे, हमने कहा पहले किसी इंटीजर k के लिए करेंगे, फिर एक कांस्टेंट n के लिए करेंगे। ठीक है, अच्छा ये अगर अभी बंद हो जाए ना, क्योंकि 10 मिनट का टाइम दिया था, तो अभी 10 मिनट में जूम बंद होगा, तो जिस वक्त भी बंद होगा उससे हम 10 मिनट आगे लेंगे नमाज की, 10-15 मिनट नमाज के बाद फिर हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने कहा कि ये nth वन तो ये हो गए, और ये वैल्यू जो हो जाएगी t0 हो जाएगी, t0 ये आ गया t0। ठीक, अब आप सोचें कि ये जो वैल्यूज हैं ये तो है nth वैल्यू, nth टर्म तक, और ये t0 आ गया। t0 की क्या वैल्यू है, अगर t0 की तो कोई जॉब नहीं थी, हमने कहा t0 कोई जॉब नहीं है, t0 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे t0 1 लिखा हुआ है, t0 = 1। वो कह रहे हैं इस, मैं समझा रहा हूँ ये बात, ये इसलिए लिखा हुआ है भाई कि t0 तो यहाँ, गौर सुनना, t0 तो यहाँ पे हुआ, हो गया t0, और समझाई किसी वक्त जब यहाँ से 1 आया होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया होगा, 0। क्लियर होगी बात ये, इसकी कोई जॉब अभी तक तय नहीं हुई, जॉब जब तय होगी जब ये अपनी कंडीशन को फुलफिल करेगा, फिर ये जाएगा यहाँ पे, यह आएगा और t0 कॉल कर देगा, 1 के बजाय क्या कॉल हो जाएगा, t0 कॉल हो जाएगा। t0 कॉल होगा तो t0 कॉल होते ही ये चला जाता है स्टैक में चला गया, क्योंकि अब जब वो नीचे आएगा तो ये इससे कंपेयर करेगा तो फेल होगा, बस मैंने तो जॉब पीरियड नहीं होगी, कोई भी फेल हो गया तो जॉब पीरियड नहीं हुई, लेकिन कंपैरिजन का टाइम तो लगा ना, फर्स्ट 0 पे भी एक जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है जो कंपैरिजन की, इसलिए यहाँ पे इसने ये कहा, इंटरेस्टिंग बात जो कि हमें समझनी है, इसने यहाँ पे ये कहा कि अगर आप t0 पे हैं तो t0 का जो रिकर्जन कॉल हुआ था उस वक्त एक कंपैरिजन हुआ था फेल करने के लिए उसको, तो इसलिए एक जॉब इसकी हमने यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे आ गया, इस t0 की जगह पे आ गया, t0 की जगह पे 1 आ गया। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो n टर्म था जो हमें पहले तय किया हुआ था, और ये t0 की वैल्यू आ गई, तो टोटल कितने आ गया, यहाँ तक हो गया n और ये हो गया 1, तो हो गया 1 n+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो टाइम चाहिए, ये रनिंग टाइम, इस एल्गोरिथम को जो रनिंग टाइम चाहिए वो n+1 चाहिए, रनिंग टाइम इसकी n+1, लेकिन इसकी जो वर्स्ट केस सिनेरियो में इसकी जो फैमिली है अपर बाउंड की, वो बेसिकली यानी इसकी फैमिली जो है वो ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि n एक लीनियर, यानी अगर आप कहेंगे भाई ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वी नो दैट, मैं कई दफा बता चुका हूँ, बार बार बताने का मकसद ये है कि हमें ये रट जाए, अभी हम पढ़ाएं तो हमें पता हो कि कैसे पढ़ाना है उसको। तो आप कहेंगे भाई इसकी जो फैमिली है ना वो सॉरी ये तो मैं गलत बना गया, क्योंकि लीनियर है, तो इसकी जो फैमिली है बेसिकली वो हमारा फंक्शन अगर यूं है तो हम बेसिकली वर्स्ट केस में भी इस फंक्शन से ऊपर नहीं जा सकते, ये बेसिकली हमारी फैमिली है, और हम कहते हैं कि ये लीनियर कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये वाला रिकर्जन लीनियर है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ ये बात, वो के बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं कर रहा, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ ये करता हूँ कि आई जस्ट रिमूव प्रिंटिंग जॉब फ्रॉम हेयर एंड जस्ट इंटर हेयर, और इंटर करने के बाद प्रिंटिंग जॉब इसके ऊपर लगा दूं, प्रिंटिंग जॉब जो है इसके ऊपर लगा दूं, जब प्रिंटिंग जॉब इसके ऊपर लगा देता हूँ तो अब थोड़ा चेंज हुआ, चेंज ये हुआ कि पहले फर्स्ट ऊपर था, अब ये थोड़ा सा डायग्राम अगर लेफ्ट साइड से बनाऊंगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा डायग्राम, है ना, या प्रिंटिंग पहले हो रही है उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल हो रहा है, पहले प्रिंटिंग पहले हो रही है फर्स्ट कॉल हो रहा है, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, डायग्राम में थोड़ा चेंज आएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है ये सोचें कि जब मैं ये चेंज करूँगा तो 3-4 क्वेश्चन रेज होते हैं इससे, आप करोगे तो आपको समझ आएगा, वरना मुझे कराने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप अपने हैंड्स ऑन एक
वाइट पेजेस पे सारे काम कर लोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने समझना है ये बात, ठीक है। तो आप जो है वो जब ये करने जाओ तो 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं। सबसे पहले आउटपुट क्या प्रिंट होगा, जो कि हमें समझ आ गया, अब पैटर्न से समझ आ रहा है कि आउटपुट क्या प्रिंट होगा, ठीक है। वेरी गुड, आंसर कराना शुरू हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये चीज़ हमें चाहिए, सारे स्टूडेंट सोचो ये बात बिल्कुल सही है कि अब आउटपुट 3:1 प्रिंट होगा, क्योंकि इसके लिए हम रट गए और हमें एक पैटर्न रिकर्जन का समझ आ गया। अब कभी भी ऐसा पैटर्न आएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि हम कह सकेंगे इसका आउटपुट ये होना है और इसको इस तरह एनालाइज करना है, चाहे वो मर्ज सॉर्ट में आ जाए, चाहे क्विक सॉर्ट में आ जाए, चाहे हीप सॉर्ट में आ जाए, ठीक है ना, बात समझ आ रही। तो वी आर नॉट बेसिकली ये जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, ये इस वक्त ना किसी सॉर्टिंग की पढ़ रहे हैं, इस वक्त हम अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स, चाहे जिनको समझ आ गया कि आप इसकी एक ट्री बनाएं। अगली बात, ट्री बना के इस तरह ट्रैवर्स करें, जो ये ट्रैवर्स हो रही है, ट्रैवर्स करके प्रिंटिंग करें कि स्टैक में कब जा रहा है कब बाहर आ रहा है, और उसके बाद देखें कि जब ये कर लें तो फिर देखेंगे प्रिंटिंग क्या हो रही है। जब मैंने ट्रैवर्स करके बताया था कि प्रिंटिंग ये हो रही है, अब ये उसकी प्रिंटिंग सारी उल्टी हो जाएगी। एक बात तो ये हो जाएगी ताकि हमें इसकी मैनिपुलेशन समझ में आ जाए। तो जब मैनिपुलेशन समझ आ जाएगी तो फिर हमारे दो टास्क आएंगे, एक ये कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। चलो ऐसे ही बता दो, मैं 8 स्टूडेंट खाली, तो 8 स्टूडेंट 9 हो गया माशाल्लाह। ये 9 स्टूडेंट है, इनमें से कोई एक आध स्टूडेंट बता दे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर अपने आइडिया से बता दे कि व्हाट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या कोई चेंज होने जा रही है या सेम रहेगी या क्या होना चाहिए। रिजवान कहते हैं सेम, और भी लोग सजेस्ट कर दें, गलत करने पे कोई मसला नहीं है। ये हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए पूछ रहा हूँ सवाल, ताकि आप बोर ना हो। मैं ऑन भी कर सकता हूँ स्पीकर इफ यू वांट टू टॉक। अशर भी कहते हैं सेम, जुनीद भी कहते हैं सेम, सादिया भी कहती हैं सेम। अच्छा, सेम होने का मतलब समझ में आ रहा है ना। सेम इसलिए कि हमने कहा था कि इस टाइप के एल्गोरिथम जब रिकर्जन में जाएंगे तो ये अगर मैं इसको 3 कॉल करता हूँ तो स्टैक में ये एक ज़्यादा जगह लेगा, इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम, बिल्कुल सही बोला आपने। और जब मैं इसका रिकर्जन रिलेशन बना रहा हूँ तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। रिकर्जन रिलेशन जब बना रहा हूँ तो मुझे Tn के लिए टाइम चाहिए, बिल्कुल रिकर्जन लॉजिक सेम है, बिल्कुल सही बोला, वही मैं बताने जा रहा हूँ। whenever we are going to construct the recursion relation, so this is also same as the previous one, कोई चीज चेंज नहीं हो रही, बस फर्क क्या आ रहा है कि मैं यूं लिख रहा हूँ 1 प्लस और Tn-1। चलो लिख दो पहले, तो हमारी मैथमेटिक्स की जबान में प्लस लिखना पहले कोई तीर कोई हम कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसको मैं बाद में चेंज कर दूं तो कोई कुछ कहेगा थोड़ी। ये तो मैंने चलो इसको देखते हुए लिख दिया, लेकिन बाद में मैं लिख दूंगा इसी तरह से Tn-1 और दैट वुड बी +1, कोई भी, तो इन दोनों में कोई चेंज थोड़ी है। तो जब चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि हम सेम रिजल्ट हासिल करेंगे। तो इस रिकर्जन में जो मैंने अभी बनाई है, जो प्रीवियस थी, उसमें कोई चेंज नहीं आना, सिर्फ प्रिंटिंग जॉब चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्रिंटिंग जॉब चेंज हो जाएगी, वो जरूर ट्री बना के चेक कर लेना, लेकिन इसमें आपकी जो है वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल ये समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक पैटर्न और देखते हैं, और मेरे ख्याल है वो पैटर्न के बाद फिर हम मर्ज सॉर्ट की तरफ मूव करें कि मेज ये बन हो जाएगा। मेरे ख्याल अब कुछ टाइम रह गया, मुझे लग रहा है 1 मिनट रह गया, 1 मिनट बाद बन होगा तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे नमाज के लिए। अच्छा जी, आइए हम इसको देखते हैं अगले टास्क को, अगले पैटर्न की तरफ जाते हैं। अगला पैटर्न ये है कि अब हमने यहाँ पर ये कर दिया, देखें कहता है द एल्गोरिथम इज टू रिकर्सिव कॉल बट द सेम रिकर्सिव कॉल। लेकिन बहुत ही मतलब जबरदस्त बात है कि अब हमने इसको भी मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब भूलना नहीं उसके बाद में कि n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कहता है कि ये एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम में अब आप देखें बिल्कुल वही चीज हो रही है, कोई चीज चेंज नहीं की, एक प्रिंटिंग जॉब है, लेकिन 2 रिकर्जन कॉल हो रही है। पहले ये रिकर्जन कॉल हो रही है, फिर ये रिकर्जन। इसका मतलब है जब हम इस रिकर्जन को कॉल करेंगे, यानी जब इस रिकर्जन को कॉल करेंगे तो इसकी 3 जॉब्स होनी है। उन 3 जॉब्स को एक साथ नहीं कर सकते, तो हमें पहले ये जॉब करनी पड़ेगी और इन 2 जॉबों को हम छुपा कर रख लेंगे स्टैक में, इसके नंबर आईडी के हिसाब से, समझ रहे हो ना बातें। और जब ये जॉब कॉल करेंगे तो ये जॉब हो ही नहीं सकती, इसके अंदर की दूसरी जॉब कॉल होगी, यानी जब